कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के अंदर जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन होने वाला है। और ये जो टॉपिक है ये नया नहीं है, कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। जैसे क्या? जैसे कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई होती है। पहला कंपोनेंट प्रोटीन का कंपोनेंट होता है और दूसरे लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन के कंपोनेंट से मिलकर के हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट है जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस? कौन सा कंपोनेंट है जो हाइड्रोफोबिक गैसेस जैसे O2 हुई, CO2 हुई, CO हुई, NO हुई, इनको ट्रांसपोर्ट कराता है? या फिर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इन दोनों में से जो छोटे पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल जैसे वाटर हुआ, जैसे NH3 अमोनिया हुआ, जैसे यूरिया हुआ, इनको ट्रांसपोर्ट कराता है? तो कई सारे प्रश्न चल रहे थे लोगों के दिमाग में कि भाई हाइड्रोफोबिक गैसेस को प्रोटीन कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट कराता है या फिर लिपिड वाला कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट कराता है? पोलर चार्ज मॉलिक्यूल को अगर छोटा है तो कौन सा कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट कराएगा? अगर पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल बड़ा है तो वो कौन से कंपोनेंट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा? या फिर अगर चार्ज आयन है, यानी ऐसे आयन हैं जो कि चार्ज कंटेन किए हुए हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कराने का काम मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन सा कंपोनेंट करता है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट रन कराया गया और उस एक्सपेरिमेंट के तहत क्या किया गया कि एक सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई गई और वो जो सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसमें प्रोटीन का कंपोनेंट हटा दिया गया। और जब प्रोटीन वाला कंपोनेंट हट गया तो सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है, यानी लिपिड के मॉलिक्यूल से मिला करके एक सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई गई। और क्या देखा गया? देखो इधर, एक सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई गई जिसमें प्रोटीन वाला कंपोनेंट नहीं था, मतलब उसे हटा दिया गया। इसका मतलब कि सिर्फ लिपिड बाइलेयर वाली एक सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई गई ताकि हम परमिएबिलिटी को देख सकें कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स के लिए किन किन मॉलिक्यूल्स की परमिएबिलिटी होती है, यानी लिपिड वाला कंपोनेंट किस किस मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कराता है। तो जिन जिन को लिपिड वाला करा दे उनको लिपिड वाला करा देगा और बचे हुए प्रोटीन वाला कंपोनेंट कराएगा पास। ठीक है, तो देखो, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक ऐसी लिपिड बाइलेयर बना ली गई परमिएबिलिटी को पढ़ने के लिए, तो वहां पर कुछ रिजल्ट देखने मिले। जब कोई एक्सपेरिमेंट लगाते हैं तो एंड में कुछ कंक्लूजन भी निकलता है। और वो कंक्लूजन क्या था? वो कंक्लूजन ये था कि जो हाइड्रोफोबिक गैसेस थी, जैसे ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, NO हुई, ये उस लिपिड की बाइलेयर से बहुत तेजी से डिफ्यूज हो गए। मतलब कि हाइड्रोफोबिक गैसेस के लिए इस लिपिड बाइलेयर की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। लिपिड बाइलेयर से ये जो हाइड्रोफोबिक गैसेस होंगी ये आसानी से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएंगी और क्रॉस करने के बाद मेम्ब्रेन के दूसरी वाली साइड पे पहुंच जाएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो पहला कंक्लूजन निकल करके आया था वो यही था कि भाई लिपिड वाला जो कंपोनेंट है, लिपिड बाइलेयर वाला जो कंपोनेंट है, वो हाइड्रोफोबिक गैसेस के लिए जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको बहुत ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करा देती है।
मतलब कि हाइड्रोफोबिक गैसेस के लिए इनकी जो परमेबिलिटी है लिपिड के कंपोनेंट की वो बहुत ज्यादा है। पहला कंक्लूजन समझ में आया? अगर फिर भी क्वेरीज रह जाती हैं तो मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, यू गाइज कैन पोस्ट योर क्वेरीज देयर, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, वहीं पर जो दूसरा कंक्लूजन निकल करके आया था वो ये था कि जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी उसी तरीके से डिफ्यूजन शो करेंगे, वो भी उसी तरीके से उतनी ही आसानी से इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएंगे जितनी आसानी से हाइड्रोफोबिक गैसेस ने किया था। तो दूसरी बात पता चल गई कि भाई लिपिड के कंपोनेंट के लिए जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स हैं यानी लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी परमेबिलिटी भी बहुत होती है। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम प्रोटीन और लिपिड वाले कंपोनेंट में से देखें तो जो हाइड्रोफोबिक गैसेस होंगी जैसे O2, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड को, या फिर हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे, स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको आसानी से दूसरी तरफ ढकेलने का काम, ट्रांसपोर्ट कराने का काम ये जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है यानी लिपिड वाले मॉलिक्यूल वाला कंपोनेंट है ये करता है। मतलब कि बेचारा प्रोटीन कोई योगदान नहीं। अभी प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा ये प्रोटीन क्या कर रहा है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई गई है वो लिपिड वाले कंपोनेंट को यूज करके लिपिड बाइलेयर से बनाई गई है, उसमें प्रोटीन्स को हटा दिया गया है। तो तीसरा कंक्लूजन देखने मिला कि छोटे छोटे जो पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हैं, पोलर नॉन पोलर तो पता ही होगा ना, चलो ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हैं और उनके ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब वो चार्ज कंटेन नहीं करते और साइज में छोटे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी, जैसे यूरिया, जैसे अमोनिया, ये इस लिपिड की बाइलेयर से जो सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई गई थी इससे ट्रांसपोर्ट तो होते हैं, इसको क्रॉस तो करते हैं, लेकिन डर डर के क्रॉस करते हैं। लाइक डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आगे जब सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखेंगे तो एक बार आउटलाइन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लाइक सेल बियोलॉजी के अंदर हम लोग मेजर टॉपिक्स या फिर मेजर जो यूनिट्स हैं, वो चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके बाद बात करते हैं। फिलहाल ये बताओ मेरे को कि ये तीसरा कंक्लूजन समझ में आया कि जो लिपिड की बाइलेयर है जिसमें से प्रोटीन को हटा दिया गया है, जब उसमें से छोटे छोटे अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे पानी हुआ, जैसे यूरिया हुआ, जैसे अमोनिया हुआ, इनको क्रॉस कराया गया तो ये डर डर के क्रॉस कर रहे थे। मतलब डिफ्यूजन का जो रेट था वो धीमा हो गया, वो वैसा नहीं रहा जैसा हमको स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स के केस में देखने को मिल रहा था कि भाई इधर खड़े हैं फटाक से कूद करके उधर पहुंच गए। वैसा नहीं, मतलब कूद रहे थे लेकिन धीमे धीमे कूद रहे थे। तो डिफ्यूजन का रेट यहां पर स्लो दिखाई दिया, दिख रहा है स्लो। अब 3 कंक्लूजन से पेट नहीं भर रहा था, और भी कुछ मॉलिक्यूल्स रह गए और जान लेना जरूरी था कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका डिफ्यूजन कैसे होगा, क्योंकि अगला वाला टॉपिक हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ने वाले हैं और वहां पर हम लोग पैसिव मूवमेंट और एक्टिव मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर पंप पढ़ेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे। तो ये तो पता हो जाए कि भाई कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिव मूवमेंट शो करेंगे या फिर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो पैसिव मूवमेंट शो करेंगे।
पैसिव के अंदर भी कौन से सिंपल डिफ्यूजन से मूव कर जाएंगे, यानी आसानी से जहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां से कूद करके कॉन्सेंट्रेशन लो वाली साइड पहुंच जाएंगे, या फिर ऐसे कौन से हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हेल्प से दूसरी साइड जाएंगे, यानी कि चैनल और कैरियर की हेल्प से जाएंगे। तो चैनल और कैरियर काम कैसे करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा लो, ताकि कोई भी नई अपडेट आती है, क्योंकि सेल बायोलॉजी के साथ साथ हम लोग सिग्नलिंग भी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम लोग जीपीसीआर से करेंगे। तैयार हो जुड़ने के लिए? सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दो। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, जिसके लिए आप देख रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। तो आगे देखो, चौथा कंक्लूजन जो ड्रॉ किया उन लोगों ने जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये था कि अनचार्ज मॉलिक्यूल अभी भी चार्ज नहीं है, लेकिन पोलर हो, लेकिन उनका साइज बड़ा हो, ऐसे मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का मतलब है कि भाई कूदेंगे ही नहीं। तो यहां से पहली चीज पता क्या चली आपको, ये पता चली क्योंकि ग्लूकोज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और जब ग्लूकोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट से ही मिलकर के बनती है, एक तो प्रोटीन वाला कंपोनेंट और दूसरा लिपिड के मॉलिक्यूल्स। तो यहां से हमको ये पता चला कि ये सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम का जो बवाल बनाया है, ये लिपिड बाइलेयर जो बनाई है, यहां से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इससे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, यानी इससे मेम्ब्रेन के दूसरी साइड वो क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। तो मतलब कि लिपिड वाला कंपोनेंट ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर दूसरा कंपोनेंट कौन सा बचा, प्रोटीन। और प्रोटीन में भी क्या होते हैं, प्रोटीन के अंदर ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं। कौन से होते हैं वो आगे बात करेंगे। नाम बता दूं, ग्लूट। ग्लूट भी कई तरीके के होते हैं, जुड़ जाइए जल्दी से। तो चौथा कंक्लूजन जो उन लोगों ने ड्रॉ किया वो ये था कि भाई छोटे छोटे अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे अमोनिया, यूरिया, पानी, ये तो डिफ्यूज हो रहे हैं, हालांकि रेट स्लो है, लेकिन बड़े अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, ये इस लिपिड बाइलेयर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ग्लूकोज का जो मूवमेंट दिखाई दिया वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट था। एक और चीज बच जाती है, क्या, चार्ज्ड आयंस। और जब चार्ज आयंस को इस मेम्ब्रेन, यानी जो लिपिड बाइलेयर वाली मेम्ब्रेन बनाई है, इससे ट्रांसपोर्ट कराने की कोशिश करी गई, तो वहां यह देखा गया कि चार्ज जो आयंस हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोराइड के आयंस हुए, ये बिल्कुल भी, मतलब एक आध बार ऐसा हो जाएगा कि ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए इस लिपिड बाइलेयर से, लेकिन जो हमारे चार्ज आयंस थे इनको देखा गया कि भाई ये पूरी तरीके से इम्परमिएबल हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली इन कंक्लूजन को ड्रॉ करने के बाद, अब इतने सारे कंक्लूजन तो कोई क्या ही बताएगा किसी को कि ये मॉलिक्यूल तो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये वाला नहीं हो रहा था। स्मॉल पोलर अनचार्ज्ड जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो स्लो डिफ्यूजन शो कर रहे थे, लेकिन जो अगर बड़ा मॉलिक्यूल आ गया तो वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो कर रहा है। तो इतने कंक्लूजन ना बता करके एक छोटा सा कंक्लूजन और इन सब के बेसिस पर एक कंक्लूजन तैयार किया गया, और वो क्या था कि ऊपर का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये प्रूव करता है, मैं नहीं कह रही, ये
वो लोग जिन लोगों को ये पड़ी थी जानने की कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स लिपिड बायलेयर के कंपोनेंट से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि लिपिड बायलेयर मतलब लिपिड वाला जो कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। 9th क्लास में ही सुना होगा ये टर्म सेलेक्टिवली परमिएबल, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और यहां पर क्या कंक्लूड किया गया कि यहां पर लिपिड बायलेयर में जो लिपिड वाला कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली, जैसा कि टर्म दिखा रहा है कि कुछ ही सेलेक्टिव लोगों को, परमिएबल मतलब परमिएबिलिटी है उसकी, कुछ ही सेलेक्टिव लोगों को अपने घर के अंदर घुसने देगा, हर किसी के लिए न्योता नहीं है। तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से इन लोगों को यह पता चला कि कुछ मॉलिक्यूल्स को तो वो आसानी से डिफ्यूज करने देता है, दूसरी साइड भगा लेता है, द्वार ऐसे ही खुल जाते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं, कुछ आयंस ऐसे भी हैं जिनको वो बिल्कुल दरवाजा खोलता ही नहीं है, या फिर खोलता भी है तो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलता है, जो कि हमने लार्ज पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल के केस में देखा था। बेचारे ग्लूकोज के लिए जब धाप 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 कई बार घंटी बजाएगा तब मुश्किल से दरवाजा खुलता है, लेकिन बेचारी ये चार्ज मॉलिक्यूल कितना भी दरवाजा खटखटा लें ये कंप्लीटली इम्परमिएबल है, खुलेगा नहीं दरवाजा। तो एक और पॉइंट फाइनली यहां पे लिखा हुआ है, और वो क्या है देखना इधर, कि ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं, इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, जो कि जिन मॉलिक्यूल्स को ये हमारी लिपिड बायलेयर नहीं घुसने दे रही है घर के अंदर, उनको ये दूसरा कंपोनेंट जो प्रोटीन का कंपोनेंट होगा, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये अलाउ कर देते हैं घर के अंदर घुसने के लिए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। और वो प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन से होते हैं ये जानने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करना ही पड़ेगा, तो कर लो। तो क्या लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास जिन मॉलिक्यूल्स को ये लिपिड बायलेयर घर के अंदर नहीं घुसने देती, उनके कोई और भी तो दोस्त होंगे। तो वो दोस्त कौन से हैं? वो हैं प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स। और ये जो प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स हैं ये आयंस का मूवमेंट और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जैसे ग्लूकोज हुआ जिनका साइज बड़ा होता है, उनके मूवमेंट को ये वाले जो प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के दूसरी साइड अलाउ करते हैं। एक बार ब्रीफ कर लेना क्या क्या पढ़े हो तुम लोग आज। हाँ, तो आज हम लोगों ने एक बेसिक सी चीज समझी है। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये वाला पार्ट हम लोग छोड़ करके सीधे टाइप्स ऑफ मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बारी मैंने देखा है कि यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो टॉपिक छोड़ना ठीक नहीं था। वैसे हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट से स्टार्ट करने वाले थे, पहले पैसिव मूवमेंट देन एक्टिव मूवमेंट, फिर हम लोग लाइक पंप के बारे में बात करेंगे, जितने तरीके के भी पंप होते हैं एक्टिव मूवमेंट के अंदर। हाँ, तो इसको पहले ब्रीफ कर लेते हैं। देखो इधर, तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई होती है। पहला प्रोटीन वाला कंपोनेंट और दूसरा होता है, अब तो बोल दो, लिपिड वाला कंपोनेंट। तो भाई कुछ लोग थे जिनको ये पता करना था कि लिपिड वाला कंपोनेंट अलाउ करता है मूवमेंट को मॉलिक्यूल्स के, या फिर
प्रोटीन वाला कंपोनेंट करता है, या फिर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मूवमेंट प्रोटीन वाला कंपोनेंट रेगुलेट करता है, या फिर ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी साइड में कौन लिपिड वाला कंपोनेंट करता है। तो इसी बात को पता करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया कि एक सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ली, और वो जो सिंथेटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसमें सिर्फ लिपिड वाला कंपोनेंट रखा, यानी प्रोटीन बेचारा उसको भगा दिया। और फिर ये देखा गया कि जो हाइड्रोफोबिक गैसेस थी जैसे O2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, ये आसानी से क्रॉस करके भाग गई। मतलब या तो ये ऐसे हैं और जहां इनको लिपिड बाइलेयर नजर आई, ये देखते ही देखते दूसरी साइड में दिखाई दी, कि मानो हाइड्रोफोबिक गैसेस ना हो, भूत हो। वैसा ही हाल देखने को मिला दूसरे मॉलिक्यूल्स का, जो कि स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स थे, वो भी आसानी से डिफ्यूज हो गए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करके, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी साइड में पहुंच गए लिपिड बाइलेयर से। अभी लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन कहीं इन्वॉल्व नहीं है। बाद में देखा गया कि छोटे छोटे पोलर, पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट में जाके एक बार मेरे को बताओ। तो छोटे छोटे जो पोलर मॉलिक्यूल थे लेकिन अनचार्ज, क्योंकि चार्ज वालों को तो ये क्रॉस ही नहीं करने देती, कितना भी घंटी बजा लो गेट खुलेगा नहीं चार्ज वालों के लिए। तो अनचार्ज्ड जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अगर वो छोटे हैं साइज में, तो देखा गया उनको क्रॉस करा देती है कि भाई हाँ, एक दो बार नहीं मान रहा है तो आ जा, पकड़ करके दूसरी साइड में फेंक देती है। लेकिन अगर बड़े पोलर और अनचार्ज ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज, उनका मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुश्किल से ही उनको ट्रांसपोर्ट कराएगी, कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स आए हैं उनमें से 1-2 मॉलिक्यूल्स को ही ये ट्रांसपोर्ट करा देगी दूसरी साइड के लिए। लेकिन आगे देखा गया कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जैसे सोडियम हुआ, जैसे क्लोराइड आयंस हुए, जैसे पोटेशियम आयंस हुए, वो कितना भी घंटी बजा लें दरवाज़ा उनके लिए खुलेगा ही नहीं। यानी ये लिपिड जो बायलेयर है वो कंप्लीटली इम्पर्मिएबल है उनके लिए, दोस्ती रखनी ही नहीं है। तो इन सारी बातों से, इन छोटे छोटे कंक्लूजन से एक बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, और वो कंक्लूजन वही है जो 9th क्लास में आप लोगों ने देखा था, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसी वजह से, क्योंकि जो लिपिड बायलेयर वाला कंपोनेंट है वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है मेम्ब्रेन के दूसरी पार, नौका हर किसी को नहीं दे देता ये। फिर बात आती है कि भाई ये जो चार्ज्ड आयंस हैं या फिर ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बड़े साइज वाले, क्या ये ट्रांसपोर्ट नहीं होते होंगे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के दूसरी साइड? तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन इनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट होता है। प्रोटीन वाले कंपोनेंट में प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं, और वो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, हम ग्लूट, बहुत सारे ग्लूट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ग्लूट यानी कि आयंस के मूवमेंट के लिए या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए कुछ प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, और वो प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो हाँ, अभी हम लोग आउटलाइन भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से मेजर चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, यही वाला टॉपिक, बड़ा सा टॉपिक है। पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे कल को। तो पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स
अक्रॉस मेम्ब्रेन कैसे होता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, कौन से स्पेसिफिक तरीके के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं स्पेसिफिक तरीके के पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, चार्ज्ड आयंस जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन सी साइड या फिर सेल के अंदर ज़्यादा होती है या फिर सेल के बाहर ज़्यादा होती है, इंट्रासेलुलर ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मूवमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिव मूवमेंट क्या होता है, पैसिव मूवमेंट क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। फिर हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के अंदर पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पंप हम लोग देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही फेमस पंप है, याद आ रहा होगा, बताओ मुझे, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो 4 तरीके के पंप हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के अंदर देखने वाले हैं और वो पंप किस तरीके से काम करते हैं। फिर हम लोग ग्लूट प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स के टाइप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या काम होता है, किस तरीके से मैकेनिज्म रेगुलेट होता है, प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। देन हम लोग इसी टॉपिक के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जहां पर कि एक बड़ा ही फेमस सा पंप अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो कौन सा पंप होने वाला है, हाँ, SGLT पंप, राइट। तो इसके बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, जहां पर हम लोग छोटी सी चीजें होंगी, जैसे यूनिपोर्टर्स क्या होते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं। को ट्रांसपोर्टर्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे सिम्पोर्टर्स क्या होते हैं, एंटीपोर्टर्स क्या होते हैं। आखिर ग्लूट जो है वो यूनिपोर्टर होता है या फिर वो को ट्रांसपोर्टर तरीके का ट्रांसपोर्टर होता है, ये सारी चीजें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कैल्शियम पंप, देन अगले तरीके का पंप होगा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, और चौथे तरीके का फाइनली जो हम पंप डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा प्रोटीन एटीपेज, प्रोटोन एटीपेज पंप, यानी H+ पंप। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है। V टाइप पंप्स BC में आते हैं, ABC ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, CFTR क्या होता है, CFTR क्लोराइड चैनल्स क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। अगर CFTR क्लोराइड चैनल क्लोज होता है तो काम कैसे करता है, ओपन होता है तो काम कैसे करता है, और फिर वापस से रीक्लोज होता है तो कौन कौन से आयंस होते हैं जो अंदर जाते हैं, जो बाहर आते हैं, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसी में दूसरा टॉपिक होने वाला है आयन चैनल्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट आयन चैनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एनिमल्स के अंदर होते हैं, जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जैसे लिगांड गेटेड चैनल्स। और लिगांड गेटेड चैनल में एक बड़ा ही फेमस सा चैनल है एसिटाइल कोलिन डिपेंडेंट सोडियम चैनल। देन तीसरा चैनल होगा न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, देन मैकेनिकली गेटेड चैनल। ये सारे चैनल्स के बारे में डिस्कस करने के बाद ये जो पहला टॉपिक है हमारा, ये हो जाएगा खत्म। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे पता है कुछ समझने में नहीं आ रहा होगा, पर स्टिल क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और सेकंड जो मेजर टॉपिक हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो होगा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें पता होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन तीसरा जो मेजर टॉपिक या फिर मेजर चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन का मूवमेंट किस तरीके से होता है।
इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट मतलब कि प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है अलग अलग ऑर्गेनेली के अंदर वो किस तरीके से होता है। ठीक है। और ये तीसरा मेजर टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग चौथे मेजर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग साइटोस्केलेटन डिस्कस करेंगे। इस यूनिट से भी भर के क्वेश्चंस, मतलब इस वाले चैप्टर से भी भर के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। और फाइनली सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। और यहीं पर हमारी जो सेल बायोलॉजी होगी वो खत्म हो जाएगी। मुझे पता है इसके अंदर बहुत सारे मेजर माइनर टॉपिक्स होने वाले हैं, तो ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों को जुड़ना है तो यू गाइज कैन लाइक जॉइन अस, बहुत मजा आएगा। सेल साइकिल एंड रेगुलेशन और सेल बायोलॉजी खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे फिर कैंसर की तरफ। और कैंसर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आसानी से 3-4 लेक्चर्स में आई थिंक खत्म हो जाता है। तो ये आउटलाइन रहने वाली है हमारी कि सबसे पहले तो हम लोग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट आखिर किस तरीके से होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, पंप कितने तरीके के होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग 4 तरीके के मेजर पंप डिस्कस करने वाले हैं। आयन चैनल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगांड गेटेड चैनल, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन से आयंस को लेकर के आते हैं कि इनको छोड़ करके जाते हैं। जो आयंस होते हैं वो इंट्रासेल्युलर किन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेल्युलर किन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ से भी प्रश्न देखने मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल करके। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल ख़त्म करने के बाद जो प्रोटीन की ट्रैफिकिंग होती है, यानी इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स का अलग अलग ऑर्गेनेली के अंदर, वो किस तरीके से होता है, ग्लाइकोसाइलेशन किस तरीके से होता है, कार्ब्स के रेसिड्यूज कैसे जुड़ते हैं, कैसे वो हटते हैं, कैसे प्रोटीन की ट्रैफिकिंग होती है, ये सारी जो प्रोसेसिंग है और मैकेनिज्म है वो हम लोग 3rd चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग साइटोस्केलेटन की तरफ बढ़ेंगे और फाइनली जो हम लोग ख़त्म करेंगे सेल बायोलॉजी को, वो सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन पर ख़त्म करेंगे। और इसी के तुरंत बाद हम लोग कैंसर को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चंस मिलमा देखने मिलते हैं। ठीक है, तो कैंसर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आई थिंक 7-8 लेक्चर्स में वो ख़त्म हो जाएगा। तो डिटेल में फिर हम लोग कैंसर डिस्कस कर लेंगे। तो ये होने वाली है हमारी आउटलाइन कि इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, एक के बाद एक। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन शेयर दीज वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एज वेल इफ़ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग यू। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस लाइक क्या होता है, रेफर एंड अर्न वाला हिसाब तो है नहीं, तो आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और अर्न क्या करेंगे, केयर, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये वीडियोस आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, जिसके लिए आप ये वीडियोस देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट के साथ। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग पैसिव मूवमेंट पढ़ रहे होंगे। बाय।